इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई तबाही और रिटेल इन्वेस्टर परेशान है, क्या हुआ आज डिस्कस करेंगे। रिलायंस ने बोला वो जामनगर वाली रिफाइनरी को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि जो एलपीजी का इशू इंडिया में आ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है, उससे डील कर पाए। ट्रंप ने बोला कि जो रिफाइनरी है 50 साल के बाद पहली बार खोलेगा रिलायंस, मतलब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट $300 बिलियन का प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक करेगी। और इसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो वापस से ऊपर जाना शुरू हो चुका है, $86 पर बैरल के हिसाब से जा रहा है, जिससे चांसेस हाई है कि स्टॉक मार्केट में और होगी बड़ी गिरावट। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और मैंने अपनी पॉकेट से करीब करीब 3 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करे हैं ताकि मैं बड़े इन्वेस्टर्स से ये चीज सीख पाऊं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ। ये सब मैं आपको फ्री में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के अंदर आज की डेट में 1.63% का क्रैश देखने को मिला और इसी के साथ साथ जो निफ्टी बैंक है 2.15% के आसपास गिर चुका है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी तबाही का मंजर है। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने थोड़े बहुत भी पैसे बनाए हुए थे, उन सब के जो पैसे हैं उसमें आग लग चुकी है, क्योंकि वो सारा का सारा क्रैश में धूल हो चुका है। अब एसआईपी वाले जो बंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईपी करना बेकार हो चुकी है और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है। ईरान, इजराइल, यूएस की वॉर हो रही है, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। इस पूरी की पूरी बाजार को गिराने के पीछे मेनली सिर्फ एक इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जिस हिसाब से उसने ईरान के ऊपर वॉर किया, उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। $60 पर बैरल से बढ़कर के $120 पर बैरल के आसपास चले गए थे और आज की डेट के अंदर वापस से 80 आया और 80 से वापस बढ़ना शुरू हो चुका है। और जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस सेटल डाउन नहीं होते, इंडियन स्टॉक मार्केट सरवाइव नहीं कर पाएगी। अभी भी बहुत बड़ा क्रैश आने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहा है कि भाई हो सकता है बहुत जल्दी इस वॉर को खत्म कर दिया जाए। और जिस हिसाब से हमें न्यूज देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से ईरान के लोग आकर के कह रहे हैं कि मैं हर महीने अप्रोक्सीमेटली 500 मिसाइल्स बना सकता हूं, उस हिसाब से लगता नहीं ये चीज बहुत जल्दी सेटल डाउन होते हुए दिख सकती है। सो नेट नेट देखा जाए तो अगर ये 2 हफ्ते तक और वॉर चल गई तो आप ये मान करके चलो $120 पर बैरल, इवन काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि $250 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल जाएगा। मतलब क्या है, दुनिया में तबाही आएगी। अब काफी सारे लोग अभी तक ये कह रहे थे कि यार ईरान से तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारी मार्केट क्यों गिरेगी। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि जियो पॉलिटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, आपका स्टांस कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा और यूएस ये चीज जानता है। यूएस अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है। इसको छोटे छोटे हिस्से में समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बाजार में गिर क्यों रही है, गिरावट क्यों आ रही है। देखो, जो स्टेट ऑफ हमुस है उसके अंदर वहां पे ब्लॉकेज कर दी गई है कि भाई अब हम क्रूड ऑयल नहीं जाने देंगे। अब ट्रंप ने यह बोला कि आप क्रूड ऑयल लेकर के जाओ, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसका इंश्योरेंस कर दूंगा, मतलब मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो क्रूड ऑयल ले जाऊं, आप इंश्योरेंस भी दे दोगे, लेकिन उसके बाद अगर मेरी शिप के साथ, मेरे साथ, हमारे देश के साथ कोई दिक्कत होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। और ईरान कह रहा है कि मैं इस वॉर के अंदर बातचीत तो करने वाला हूं नहीं। और जो अमेरिका है वो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पीछे की साइड जा रहा है, क्योंकि दुबई और अबू धाबी ने डायरेक्टली बोल दिया है कि भाई हम डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से मिसाइलें बरसाई जा रही है मिडिल ईस्ट के ऊपर, देख करके लगता है कि अब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ते जाएंगे। ट्रंप का जो कहना है वो ऑन ग्राउंड पे रियलिटी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया में तबाही है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचना। देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आई थिंक 2025 से जब से ट्रंप आया है मेरी खुद के पोर्टफोलियो में मैंने ऐड करना शुरू किया, वो है गोल्ड, सिल्वर और इसी के साथ साथ इक्विटी। सिल्वर 2% से ज्यादा मैं ऐड नहीं कर रहा। गोल्ड मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% के आसपास पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दिया है। रही बात इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर भी अच्छी और बड़ी पोजीशन बनानी मेरे हिसाब से चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बना पाओगे तो हिस्ट्री में यह चीज देखी गई है, जब दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है और कोई वहां पर नहीं टिक पाया तो उसने बड़ा पैसा नहीं बनाया। इस समय पे शेयर बाजार के अंदर इतनी
तबाही हो रही है कि लोगों का पोर्टफोलियो 15 से 20% तक माइनस में जा चुका है। और अगर किसी ने एमटीएफ के ऊपर या स्टॉक खरीदे, एमटीएफ मतलब हो गया मार्जिन ट्रेडिंग करी है, तो उस सिचुएशन में उनको हो रहा है तगड़ा लॉस, और उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो लॉस है, वो दबा करके काटा जा रहा है। तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो सबसे पहली चीज सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर डील करो। लोन लेकर के इन्वेस्ट सिर्फ तब करना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ तब करना जब आप कैश में ये काम कर पाओ और आपको लगे कि आने वाले 5 साल तक या 10 साल तक आप वो लोन रीपे कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे भाई दूर रहना। लेकिन अगर आप यहां पर रिस्क लेते हो, पर्सनली मेरा मानना है, मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं तो खरीद रहा हूं। और मैं कौन से स्टॉक्स को खरीद रहा हूं, मैं कुछ ये चीज डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ फिर भी कर देता हूं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली चीज श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। मुथूट फाइनेंस मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। केपीआईटी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। पॉलीकैब इंडिया मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूं, अभी म्यूचुअल फंड की बात नहीं हो रहा, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। टाइम पीरियड क्या है इन सबका? इन सबका टाइम पीरियड है अगले 1 साल। 1 साल से पहले ये स्टॉक 50% भी गिर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 1 साल तक यहां पर इन्वेस्टेड रहूं। अगर ये वॉर जल्दी खत्म हो जाती है तो जल्दी रिकवरी मिलेगी, अगर ये वॉर थोड़ा लंबा चल जाती है तो थोड़ी लेट रिकवरी मिलेगी। 50% का क्रैश मान करके चलते हैं हम सारे के सारे स्टॉक में। मैं अपने लिए फर्स्ट के सिचुएशन 50% क्रैश मान करके चलता हूं। लोग बोलेंगे यार केपीआईटी में तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, इट्स फाइन, और ऐड करेंगे ना। आप ये समझो ये वो कंपनीज हैं जो कि एक लार्ज कैप होती थी लेकिन इतनी पिटाई हुई है कि इस समय पे ये इतनी गिर गई हैं। धीरे धीरे ऐड करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, बल्क बाय नहीं करना है। और अगर किसी पे भरोसा ना हो, किसी पे भी, इसका मतलब ये है किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा है, मैनेजमेंट में दिक्कत दिख रही है, उन स्टॉक्स को बिल्कुल भी मत खरीदना। और जो भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो अपने भरोसे पे ही खरीदना, क्योंकि जब बाजार में 20% का करेक्शन आएगा तो हर इंसान एक दूसरे पे उंगली उठाने लगेगा कि भाई इसने बोला था, इसने बोला था। लेकिन याद रखना, आज से सिर्फ 1 साल पहले जब यहीं पे जो प्रॉफिट्स हो रहे थे तो आपने किसी को नहीं बोला था कि भाई ये चीज बेकार है, ये चीज अच्छी है। उस समय पे मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, पैसा उठाओ, अपने पास लेकर के आओ, जब जब प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एंड ऑफ द डे इस रिटर्न पे बैठोगे जिसको कहते हैं 0% का रिटर्न, और लॉस भी हो रहा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम, जैसे ही अप आए बाजार प्रॉफिट बुक करो, जैसे ही डाउन जाए बाजार इन्वेस्ट करो, जैसे ही बाजार ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो। क्यों? क्योंकि बाजार इस समय पे कंसोलिडेशन वाली मार्केट में है, न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल अभी काम नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो एक चीज याद रखना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फंडामेंटल ही सुप्रीम होता है। फंडामेंटल ही सुप्रीम होता है। अगर शेयर ऊपर जाएगा तो फंडामेंटल अच्छे होंगे तब जाएगा, स्टॉक नीचे आएगा मतलब क्या है, फंडामेंटल वीक है तब आएगा। अगर कोई भी स्टॉक को पीट पीट करके नीचे लाया जाए और उसके फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, वो बाउंस बैक उतनी ही तेजी से करके दिखाएगा। ये चीज हमने हिस्टोरिकली बहुत बार देखी है। जहां पर मैं गया था वहां पर हमने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बात करी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, जैसे कि पीटर लिंच की भी मैं बात करूं जो कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स में से होता है, मेरे पर्सनल काफी ज्यादा फेवरेट है। इन्होंने हमें काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो कि पर्सनली मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाता था। हिस्ट्री, स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टॉक मार्केट। क्योंकि अगर आप वो लॉजिक समझ गए उसके पीछे का कि इन्वेस्टमेंट है वो देखनी कैसे है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ इन्वेस्ट करो अपना पैसा ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आपके माइंड को कुछ सीखने को मिले। ये वो टाइम है जब आपका दिमाग बोलेगा बेच दे, आपका दिल बोलेगा कि खरीद ले। जीतेगा कौन ये डिपेंड करेगा कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता होगा। लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव चीज़ है, स्टॉक मार्केट में पैसिमिस्ट लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी चाहिए होती है जब बाजार गिर रहा होता है। जब बाजार ऊपर हो तो क्या चाहिए होता है, पैसिमिस्ट लोग चाहिए होते हैं ताकि आप प्रॉफिट बुक करो। और मैं इस तरीके से काम करता हूं, ऑलवेज कॉन्ट्रेरियन। अगर कॉन्ट्रेरियन चीजें हैं तो अच्छी, कॉन्ट्रेरियन चीजें नहीं है तो दिक्कत है। सो इस समय पे मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी मर्जी है आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो रिलायंस है उसने ये बोला है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन यूएस की रिफाइनरी में, और यूएस के अंदर एक नई रिफाइनरी आएगी। ट्रंप ने ये बोला कि यूएस रिफाइनरी के अंदर ये सबसे बड़ा स्टेप है 50 साल के बाद। मतलब क्या है कि यूएस के अंदर जो रिफाइनरीज थी, रिफाइनरी क्या होती है, जो ऑयल को निकालती है, रिफाइन करती है और बेचती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन ओन करता है, रिलायंस। रिलायंस ने ये बोला कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों इन्वेस्ट करूंगा, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। पहले ये चीज़ मैं नहीं समझ पाता, लेकिन जब मैंने लास्ट कुछ दिनों में चीज़ें सीखी है उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा और अच्छे से समझना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को पूरा आता है, बट थोड़ा सा और अच्छे से। इसलिए कहते हैं कि समझना जरूरी है, समझ
समझ गए, गेम समझ गए। कनेक्टिंग द डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब क्या है, यूएस की इकोनॉमी डेड हो रही है इस समय पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस समय पे। इस समय पे जो यूएस मार्केट है वो क्या करना चाहती है, मेनली डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला पे कब्जा करा, क्या है वहाँ पे, वहाँ पर है ऑयल। ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर भी ऑयल है, जहाँ पर एक पपेट सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की। इसी के साथ साथ ईरान के साथ क्या करने की कोशिश कर, इराक और ईरान के साथ अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेम चीज़ कि भाई ईरान का जो स्टेट ऑफ हमस है, आई थिंक मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर भी अपनी सरकार बैठा दी जाए, जिसको जो ईरान है वो रिटेलिएट कर रहा है कि भाई हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये चीज़ यूएस को पसंद नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? 90% ईरान का ऑयल कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। चाइना के पास क्या है? रेयर अर्थ मिनरल। अब चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल है, इसका मतलब क्या है कि यूएस अभी फंसा हुआ है। याद रखना, जब भी यूएस और चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो एक चीज होती है जो ब्लॉक हो जाती है, उसको कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, आप बैटरीज नहीं बना सकते, आप सेमीकंडक्टर के लिए काम नहीं कर सकते, आप रैम नहीं बना सकते, आप एनवीडिया जैसे चिप्स नहीं बना सकते। तो यूएस के साथ जो डील होने वाली है चाइना की आने वाले 3 दिनों के अंदर, उसके अंदर यही चीज बातचीत में निकल करके आएगी कि अगर आप हमारे साथ कॉर्पोरेट करोगे, मेरे हिसाब से यूएस चाइना को ये बोलेगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा ऑयल मंगाते हो, चाइना जहां से ज्यादा ऑयल बनाता है, 90% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है, वो मैं खोल दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करते तो मैं ये वाला जो एरिया है इसको बंद करूंगा, ईरान के ऊपर कब्जा करूंगा, अपनी पपेट सरकार बैठाऊंगा और आपका जो ऑयल है इस पे मेजर हैम्पर करूंगा। और याद रखना, ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच में वॉर हो रही है। अगर आप ये सोचो कि ये ईरान और इजराइल की वॉर है, ऐसा एक्चुअली नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर है जो कि इस समय पे आप देख रहे हो। अगर ये यूएस जीतता है तो यूएस जो अपनी सुपर पावर है वो बरकरार रखेगा, क्योंकि तेल इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी ऑयल्स की बात करते हैं कि भाई सोलर पैनल से बना लेंगे, सोलर एनर्जी बना लेंगे, ईवी बना लेंगे, इन सब के अंदर जो चाइना है वो जीत रहा है। तो यूएस क्या कर रहा है? यूएस कह रहा है कि अभी जिसकी जरूरत है ऑयल, अगर मैं यही रोक दूं तो आपका जो पूरा काम है ये रुक जाएगा और चाइना की जो ग्रोथ है ये बंद हो जाएगी। इस समय पे एक और बात हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो यूएस है वो इस समय पे लीडर है पूरी की पूरी दुनिया का, लेकिन जो चाइना है वो सेकंड सबसे बड़ा लीडर बन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि बहुत जल्दी माना ही जाता है 2045 तक चाइना सरपास कर देगा यूएस को। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ इस समय पे कॉर्पोरेट करोगे, यूएस ये कह रहा है चाइना से, तो हम ग्रो करेंगे साथ में, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। इवन यूएस के एक स्पीकर ने ये बोल दिया था कि जो गलती हमने चाइना के साथ करी है वो गलती हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे, इंडिया के साथ हम अपना टैक्स शेयर नहीं करेंगे। इसी वजह से अगर आप देखोगे इंडिया को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, जो कि वो चाइना के साथ नहीं कर पा रहा है। सो इस समय पे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और जब मैंने ये चीज़ समझी, बड़े इन्वेस्टर से समझी, खुद की रिसर्च करके समझी, सब मुझे समझ आया कि एक्चुअली हम जो चीज़ें जानते हैं वो शायद इतनी सी है और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जिसके पीछे अगर हम कनेक्टिंग द डॉट करते हैं तो ये चीज़ है कि एक्चुअली वर्ल्ड ऑर्डर कौन मैनेज करेगा, क्या वो यूएस होगा, क्या वो चाइना होगा। अब ये जो वॉर है ईरान वाली, कौन जीतेगा इस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पे इंडिया कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली कुछ है ही नहीं इतना मेजर एक्सपोर्ट करने के लिए जिससे चाइना या फिर यूएस को मेन खतरा हो पाए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर गोल्ड सिल्वर आपके 2 मेन एसेट हैं, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। तीसरी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं बंद करनी चाहिए इसको भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। चौथी चीज़ है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है, यूएस के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत चाइना के अंदर भी इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट करो। जो भी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ले जाकर के ऊपर ले जाएगी। अगर कोई भी इकोनॉमी फेल करती है तो आपके पोर्टफोलियो पे इतना हैम्पर नहीं होगा। तो क्या होगा, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करने का टाइम आ गया है। लास्ट 20 साल का डेटा देकर के आगे की 20 साल को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैंने बोला कि पिछले 20 साल में जो हुआ वो क्यों हुआ, आने वाले 20 साल में क्या होगा वो क्यों होगा। ये 2 चीजें समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो चीजें थोड़ी सी हिली हुई लगेंगी। उस समय पे लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। आई होप आज आप उस बात से कोरिलेट कर पाओगे कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और एसआईपी बहुत अच्छी चीज है, एसआईपी हमें करनी चाहिए। एसआईपी लेकिन सिर्फ इंडिया में नहीं, एसआईपी
बाहर भी करनी है, इंडिया में भी करनी है, चाइना में भी करनी है, गोल्ड में भी करनी है, सिल्वर में भी करनी है, और हमें प्रोटेक्ट करना है अपना कैपिटल। अब अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो उसके प्रो एंड कॉन्स हैं। इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपनी मार्केट के बारे में चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट, कि भाई आप अपने मार्केट को जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पर श्रीराम फाइनेंस को आप जानते होगे, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि भाई मैं आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करूंगा, तो कहाँ करोगे, तो आप तो नहीं जानते। तो इसी वजह से उसके ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। इस केस के अंदर दुनिया में कहीं भी तबाही आएगी, आपका पोर्टफोलियो एक ना एक तरीके से बचा रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ हो रही है क्लियर। अब बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि ये जो क्रूड ऑयल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है, और अब रिलायंस यूएस में क्यों जाकर के इन्वेस्ट कर रहा है। रिलायंस यूएस में जाके इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे हमें इस वॉर से पता चल रहा है। और जो यूएस है वो ये कह रहा है कि अब मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद करना चाहता हूँ। आज से पहले यूएस मैन्युफैक्चरिंग पे इतना काम नहीं करता था। दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक होती है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कि इनिशियली चाइना करता था, दूसरी होती है हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कि इनिशियली सिर्फ यूएस करता था, जैसे कि मिलिट्री हो गई, टेक हो गई। अब जो यूएस है वो ये कह रहा है कि मैं मिड लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भी करूंगा, मतलब रिफाइनरी के अंदर भी आऊंगा मैं, मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग है ये, रिफाइनरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, जो कि अभी तक चाइना कर रहा था, ठीक है। अब चाइना कह रहा है कि मैं हाई एंड में आऊंगा, तो यूएस को अगर चाइना से लड़ना है इन लॉन्ग रन, सो मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप होता है, जो अभी तक यूएस इस समय पे अवॉइड कर रहा था और अब यूएस इस समय पे चाहता है। लोग बोलेंगे पर कैपिटा इनकम बढ़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल पर कैपिटा इनकम बढ़ा हुआ है, उसको नीचे भी लाया जा सकता है। याद करो डोनाल्ड ट्रंप जब आया था उसने बोला था कि मैं डॉलर को तोड़ूंगा, और अभी क्या हो रहा है, डॉलर टूट रहा है। अगर मैं बात करूं अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो हुआ क्या है, 92 रुपीज पर डॉलर, समझ रहे हो कितना गिरा है। अब हम बात भी नहीं करते इस बारे में, 92 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से इस समय पे बिकवाली चल रही है। अगर 92 रुपीज पर डॉलर रहा तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, क्रूड ऑयल ऑलरेडी महंगा हो रहा है, मतलब क्या है, महंगाई दर बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड को तो होल्ड करना चाहिए, हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का 10% के आसपास सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वॉर अगर अगले 2 हफ्ते तक नहीं रुकी तो ये जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइजेज हैं जो आपको दिख रहे हैं इस समय पे, लाइव डेटा मैं आपको इस समय पे दिखा रहा हूँ, ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये एक्चुअली बढ़ता ही चला जाएगा, और अगर ये वापस पहुंच गया हमारा $94 के आसपास तो तबाही होगी। हाँ, ये जो क्रूड ऑयल है अगर ये 66 पे आ जाए तो बाजार ऊपर जाएगा, अगर ये क्रूड ऑयल है ऊपर ही चलता गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब 2 पंगे हो गए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहला क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, दूसरा दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत है कि जो रुपया है वो गिर रहा है। रुपया गिर रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मतलब क्या है, बैंकिंग और फाइनेंस टूट जाएंगे। बैंकिंग और फाइनेंस टूटेंगे मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स हो गया, एनपीए हो गए, ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ये मानो कि इंडियन इकोनॉमी की जो बैकबोन है जिसको हम कहते हैं बैंकिंग, वो भी टूटेगी। आईटी टूट चुकी है, इस समय पर तोड़ी जा रही है बुरी तरीके से। बैंकिंग भी अगर टूट गई तो निफ्टी 50 को सपोर्ट नहीं मिलेगा। निफ्टी को अभी तक चला कौन रहा था, बैंक्स चला रहे थे। बैंक्स गिरेगा मतलब निफ्टी 50 गिरेगा, या तो बैंक्स बचाते थे या आईटी की कमर टूटी हुई है, बैंक्स की भी टूट गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे भी 15-20% का करेक्शन मिले। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो इन्वेस्टेड रहो, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो, अगर आप 2-3 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल करके SIP कंटिन्यू रखना। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी रिस्क भी, लेकिन रिस्क है तभी अपॉर्चुनिटी का फायदा है। मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।